प्रश्न 1। मेरी राय में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन है। इस कथन पर विचार करें। उत्तर। मेरी राय में मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन है, क्योंकि ये उनकी कथा यात्रा की पराकाष्ठा होने के साथ साथ हिंदी कहानी में यथार्थवाद की सबसे तीखी और निर्भीक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है। एक, यथार्थवाद की चरम अभिव्यक्ति को सबसे प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि कहानी समाज के सबसे संहत ऊपर तक कठोर और नग्न सत्य को बिना किसी चालाओ के सामने रखती है। जीवन का यथार्थ यहाँ किसी पर्दे में नहीं, सीधे रूप में दिखाई देता है। तो गरीबी और सामाजिक शोषण की गामा का मार्मिक चित्रण किया गया है, जहाँ घीसू और माधव जैसे पात्र अभावों के बीच अपनी संवेदनाएं तक खो बैठते हैं। भूख ने उनके भीतर की मानवीयता को भी कुंद कर दिया है। 3, मानवीय संवेदनाओं के विघटन को गहराई से दिखाया गया है, जिसमें पत्नी की मृत्यु पर भी शोक के स्थान पर उदासीनता दिखाई देती है। दुख भी उनके लिए एक बोझ बन चुका है। 4, पात्र चित्रण की सजीवता और प्रतीकात्मकता ये स्पष्ट करती है कि घीसू और माधव केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि शोषित वर्ग की प्रतिनिधि छवि हैं। उनमें एक पूरे वर्ग की पीड़ा और विडंबना झलकती है। 5, सामाजिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य प्रस्तुत किया गया है, जहां समाज दया दिखाने के नाम पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बचता है। समाज उनकी मदद करता है, पर उनकी स्थिति बदलने का प्रयास नहीं करता। 6, नैतिक मूल्यों की विडंबना को प्रभावी ढंग से उजागर किया गया है, जिसमें कफन जैसे संस्कार भी औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। कफन मृत शरीर के लिए नहीं, समाज की आत्मा के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। 7, भाषा और शैली की सरलता के माध्यम से गहरे अर्थों को व्यक्त किया गया है, जिससे कहानी और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। साधारण शब्दों में असाधारण यथार्थ व्यक्त हुआ है। 8, समकालीन प्रासंगिकता ये दर्शाती है कि आज भी गरीबी, असमानता और संवेदनहीनता की समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। समय बदलता है, पर यथार्थ के कई रूप आज भी वैसे ही हैं। इस प्रकार कफन कहानी अपनी तीव्र यथार्थवादी दृष्टि, सामाजिक आलोचना और गहरी संवेदना के कारण प्रेमचंद की सर्वोत्तम रचनाओं में अग्रणी स्थान रखती है। प्रश्न 2। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से अपने समय के संपूर्ण सामाजिक यथार्थ को गहराई से व्यक्त किया है। विचार करें। उत्तर। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से अपने समय के सामाजिक जीवन का अत्यंत व्यापक, गहरा और यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में समाज के विभिन्न वर्गों, समस्याओं और मानवीय संबंधों का सजीव चित्रण मिलता है। 1, सामाजिक यथार्थ की व्यापकता को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि उनकी कहानियां ग्रामीण और शहरी दोनों जीवन की वास्तविकताओं को उजागर करती हैं। समाज का हर वर्ग उनकी कहानियों में जीवित दिखाई देता है। 2, गरीबी और आर्थिक विषमता का मार्मिक चित्रण किया गया है, जैसे कफन में अभावग्रस्त जीवन की त्रासदी सामने आती है। भूख और अभाव मनुष्य की संवेदनाओं को भी बदल देते हैं। 3, स्त्री जीवन की स्थिति और उसकी पीड़ा को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है, जैसे बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी में स्त्री की उपेक्षा और त्याग स्पष्ट करती है। स्त्री हर परिस्थिति में संघर्ष करती दिखाई देती है। 4, सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों की आलोचना को गहराई से प्रस्तुत किया गया है, जहां दहेज, जाति भेद और अंधविश्वास जैसी समस्याएं उजागर होती हैं। रूढ़ियां समाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। 5, मानवीय संबंधों और नैतिक मूल्यों का चित्रण ये दिखाता है कि प्रेमचंद ने परिवार और समाज में बदलते मूल्यों को बारीकी से समझा। रिश्तों में अपनापन और स्वार्थ दोनों साथ दिखाई देते हैं। 6, किसान और मजदूर वर्ग के जीवन संघर्ष को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे शोषण और अन्याय की समस्या स्पष्ट होती है। मेहनतकश वर्ग की पीड़ा समाज का सच्चा चेहरा दिखाती है। 7, यथार्थवादी भाषा और शैली के माध्यम से उन्होंने अपने समय की सच्चाइयों को सरल और प्रभावी रूप में व्यक्त किया। सरल भाषा में गहरा यथार्थ उभर कर सामने आता है। 8, समकालीन प्रासंगिकता ये दर्शाती है कि उनकी कहानियां आज भी उतनी ही सार्थक हैं, क्योंकि सामाजिक समस्याएं विभिन्न रूपों में अभी भी मौजूद हैं। समय बदलता है, पर समाज की कई सच्चाइयां बनी रहती हैं। इस प्रकार प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से अपने समय के संपूर्ण सामाजिक यथार्थ को अत्यंत गहराई, संवेदनशीलता और यथार्थवाद के साथ प्रस्तुत किया है। प्रश्न 3, प्रेमचंद की कहानी कला पर संक्षिप्त निबंध लिखें। उत्तर। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कला हिंदी साहित्य में यथार्थवाद, संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकारों की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि समाज की गहरी सच्चाइयों को उजागर करती हैं और पाठक को चिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। 1, यथार्थवाद की सशक्त अभिव्यक्ति को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि उनकी कहानियां जीवन के वास्तविक चित्र को बिना किसी आडंबर के सामने रखती हैं। जीवन जैसा है, वैसा ही उनकी कहानियों में दिखाई देता है। 2, सामाजिक सरोकारों की व्यापकता
यह स्पष्ट करती है कि उन्होंने किसान, मजदूर, स्त्री और निम्न वर्ग के जीवन को केंद्र में रखा। उनकी कहानियां समाज के हर वर्ग की आवाज़ बन जाती हैं। 3. पात्र चित्रण की सजीवता और प्रतिनिधित्व को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि उनके पात्र जीवंत और यथार्थ प्रतीत होते हैं। हर पात्र अपने समय और परिस्थिति का सच्चा प्रतिनिधि है। 4. मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण ये दर्शाता है कि उनकी कहानियों में करुणा, प्रेम, त्याग और संघर्ष की भावनाएं अत्यंत मार्मिक रूप में व्यक्त होती हैं। मानव हृदय की गहराइयां उनकी कहानियों में स्पष्ट झलकती हैं। 5. भाषा और शैली की सरलता और प्रभावशीलता को इस प्रकार देखा जा सकता है कि उन्होंने सहज बोलचाल की भाषा में गहन विचारों को व्यक्त किया। सरल भाषा में गहरी बात कह देना उनकी विशेषता है। 6. कथानक की सघनता और रोचकता ये दर्शाती है कि उनकी कहानियां कसाव लिए होती हैं और पाठक को अंत तक बांधे रखती हैं। कहानी का प्रवाह निरंतर आकर्षण बनाए रखता है। 7. नैतिक और मानवीय मूल्यों का प्रस्तुतिकरण ये स्पष्ट करता है कि उनकी कहानियां केवल यथार्थ ही नहीं दिखाती, बल्कि जीवन के मूल्यों की ओर भी संकेत करती हैं। कहानी के माध्यम से एक नैतिक संदेश भी उभरता है। 8. समकालीन प्रासंगिकता ये दर्शाती है कि उनकी कहानी कला आज भी उतनी ही प्रभावी है, क्योंकि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे आज भी समाज में विद्यमान हैं। उनकी कहानियां हर युग में नई अर्थवत्ता प्राप्त करती हैं। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानी कला यथार्थवाद, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत समन्वय है, जो हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान करती है। प्रश्न 4. प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। इस कथन पर विचार करते हुए बताइए कि प्रेमचंद ने मनोवैज्ञानिक विचार का प्रयोग जैनेन्द्र तथा अन्य मनोवैज्ञानिक कहानीकारों से किस प्रकार भिन्न रूप में किया है। उत्तर. मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक, जीवन सापेक्ष और सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मनुष्य के मन को उसके सामाजिक परिवेश के साथ जोड़कर देखा, जबकि जैनेन्द्र कुमार तथा अन्य मनोवैज्ञानिक कहानीकारों ने उसे अधिक आंतरिक और आत्मविश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किया। 1. सामाजिक संदर्भ से जुड़ा मनोविज्ञान प्रेमचंद की विशेषता है, जहां पात्रों की मानसिकता उनके सामाजिक और आर्थिक हालात से निर्मित होती है। मनुष्य का मन उसकी जीवन परिस्थितियों से अलग नहीं होता। 2. बाह्य और आंतरिक जीवन का संतुलित चित्रण प्रेमचंद में मिलता है, जबकि जैनेन्द्र में आंतरिक जीवन की प्रधानता अधिक है। प्रेमचंद बाहर और भीतर दोनों को साथ लेकर चलते हैं। 3. सहज और व्यावहारिक मनोविश्लेषण का प्रयोग प्रेमचंद करते हैं, जहां मनोविज्ञान किसी जटिल सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि स्वाभाविक व्यवहार में प्रकट होता है। पात्रों का मन उनके व्यवहार में ही दिखाई देता है। 4. जैनेन्द्र और अन्य मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में आत्मविश्लेषण और अंतर्मुखता की गहराई अधिक होती है, जहां पात्र अपने भीतर के द्वंद्व को विस्तार से व्यक्त करते हैं। वे मन की गहराइयों में उतरकर सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। 5. प्रेमचंद के यहाँ मनोविज्ञान का उद्देश्य सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करना है, जबकि जैनेन्द्र के यहाँ ये व्यक्तिगत सत्य और अस्तित्व की खोज बन जाता है। प्रेमचंद समाज को समझाते हैं, जैनेन्द्र व्यक्ति को। 6. भाषा और शैली में अंतर ये दर्शाता है कि प्रेमचंद की भाषा सरल और कथात्मक है, जबकि मनोवैज्ञानिक कहानीकारों की भाषा अधिक सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक होती है। प्रेमचंद सहज है, जैनेन्द्र गहन विश्लेषणात्मक। 7. पात्रों की प्रकृति में अंतर ये दिखाता है कि प्रेमचंद के पात्र सामाजिक प्रतिनिधि होते हैं, जबकि जैनेन्द्र के पात्र अधिक व्यक्तिगत और आत्मकेंद्रित होते हैं। एक समाज का प्रतिनिधि है, दूसरा व्यक्ति का। 8. समन्वय और प्रभावशीलता के स्तर पर प्रेमचंद का मनोविज्ञान अधिक व्यापक और जन सामान्य से जुड़ा हुआ है, जबकि अन्य मनोवैज्ञानिक कहानीकारों का दृष्टिकोण अधिक बौद्धिक और सीमित पाठक वर्ग के लिए होता है। प्रेमचंद का मनोविज्ञान जीवन के करीब है। इस प्रकार प्रेमचंद ने मनोविज्ञान को सामाजिक यथार्थ के साथ जोड़कर एक व्यापक और सहज रूप में प्रस्तुत किया, जबकि जैनेन्द्र और अन्य कहानीकारों ने उसे अधिक गहन, आत्मविश्लेषणात्मक और व्यक्तिगत स्तर पर विकसित किया। प्रश्न 5. प्रेमचंद की कहानियों में तत्कालीन यथार्थ संपूर्णता में व्यक्त हुआ है। व्याख्या करें। उत्तर. मुंशी प्रेमचंद की कहानियां अपने समय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक यथार्थ का अत्यंत व्यापक और समग्र चित्र प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग, समस्या और मानवीय संबंधों को गहराई से समझकर उसे अपनी रचनाओं में जीवंत रूप दिया है। 1. सामाजिक यथार्थ की व्यापकता को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि उनकी कहानियां ग्रामीण और शहरी दोनों जीवन के विविध पहलुओं को समेटती हैं। समाज का कोई भी पक्ष उनकी दृष्टि से छूटता नहीं। 2. आर्थिक विषमता और गरीबी की त्रासदी का गहन चित्रण किया गया है। जैसे कफन में अभावग्रस्त जीवन की कठोर सच्चाई सामने आती है। भूख और गरीबी मनुष्य को भीतर तक बदल देती है। 3. स्त्री जीवन की स्थिति और उसकी पीड़ा को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। जैसे बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी में स्त्री की उपेक्षा और त्याग स्पष्ट दिखाई देता है। स्त्री हर परिस्थिति में संघर्षरत दिखाई देती है। 4. सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों की आलोचना को गहराई से प्रस्तुत किया गया है, जहां दहेज, जातिभेद और अंधविश्वास जैसी समस्याएं उजागर होती हैं। रूढ़ियां समाज की प्रगति में बाधा बनती हैं। 5. किसान और मजदूर वर्ग के जीवन संघर्ष का यथार्थ चित्रण ये दिखाता है
प्रश्न 6 मात्रा मार्ग क्रूशल हैं। कफन और सदगति कहानियों पर विचार करें। उत्तर, मुंशी प्रेमचंद की कफन और सदगति दोनों कहानियां भारतीय समाज के यथार्थ, शोषण और मानवीय विडंबनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती हैं। इन दोनों में सामाजिक अन्याय और मनुष्य की स्थिति का गहरा विश्लेषण मिलता है। एक, सामाजिक यथार्थ की तीखी अभिव्यक्ति को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि दोनों कहानियां समाज के कठोर और नग्न सत्य को सामने लाती हैं। यहाँ जीवन की सच्चाई बिना किसी आडंबर के दिखाई देती है। 2, गरीबी और शोषण की त्रासदी का गहन चित्रण किया गया है, जहाँ कफन में आर्थिक अभाव और सदगति में जातिगत शोषण प्रमुख रूप से उभरता है। अभाव और अन्याय मनुष्य को भीतर तक तोड़ देते हैं। 3, मानवीय संवेदनाओं के विघटन को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। कफन में घीसू माधव की संवेदनहीनता और सदगति में दुखी की असहायता स्पष्ट होती है। दर्द यहाँ सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाता है। 4, जाति व्यवस्था और सामाजिक कुरीतियों की आलोचना को सदगति में विशेष रूप से उभारा गया है, जहाँ निम्न वर्ग का शोषण धार्मिक आडंबर के माध्यम से किया जाता है। ऊंच नीच की व्यवस्था मनुष्य को अपमानित करती है। 5, नैतिक मूल्यों की विडंबना को दोनों कहानियों में उजागर किया गया है, जहाँ समाज अपने कर्तव्यों से बचता हुआ दिखाई देता है। नैतिकता केवल दिखावे तक सीमित रह जाती है। 6, पात्र चित्रण की सजीवता और प्रतिनिधित्व ये दर्शाता है कि घीसू माधव और दुखी जैसे पात्र पूरे शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पात्रों में एक वर्ग की पूरी पीड़ा झलकती है। 7, भाषा और शैली की सरलता के माध्यम से गहरे अर्थों को व्यक्त किया गया है, जिससे कहानियां और अधिक प्रभावशाली बन जाती हैं। साधारण शब्दों में गहरी सच्चाई व्यक्त होती है। 8, समकालीन प्रासंगिकता ये स्पष्ट करती है कि आज भी गरीबी, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता की समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। समय बदलता है, पर कई सच्चाइयां बनी रहती हैं। इस प्रकार कफन और सदगति दोनों कहानियां प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं की तीव्र अभिव्यक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रश्न 7, प्रेमचंद की पूस की रात और शतरंज के खिलाड़ी कहानियों पर चर्चा करें। उत्तर, मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात और शतरंज के खिलाड़ी दोनों कहानियां भारतीय समाज के दो भिन्न किंतु महत्वपूर्ण पक्षों, गरीबी और सामंती पतन का सशक्त चित्रण प्रस्तुत करती हैं। एक, सामाजिक यथार्थ के दो भिन्न रूपों का चित्रण किया गया है, जहां पूस की रात में किसान जीवन की गरीबी दिखाई देती है और शतरंज के खिलाड़ी में नवाबी वर्ग की विलासिता एक और अभाव है, दूसरी ओर अंधी ऐश्वर्य प्रियता। 2, किसान जीवन की दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्रण पूस की रात में किया गया है, जहां हल्कू ठंड और अभाव से जूझता हुआ दिखाई देता है। ठंड से बचने के लिए भी उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है। 3, सामंती वर्ग की पतनशीलता और निष्क्रियता को शतरंज के खिलाड़ी में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जहां मिर्जा और मीर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर खेल में डूबे रहते हैं। देश की स्थिति बिगड़ रही है, पर वे खेल में मग्न हैं। 4, विडंबना और व्यंग्य का सशक्त प्रयोग दोनों कहानियों में मिलता है, जहां पूस की रात में किसान की मजबूरी और शतरंज के खिलाड़ी में नवाबों की मूर्खता पर कटाक्ष किया गया है। स्थिति स्वयं एक तीखा व्यंग्य बन जाती है। 5, मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण किया गया है, जहां हल्कों की पीड़ा और असहायता तथा नवाबों की संवेदनहीनता दोनों स्पष्ट होती हैं। एक पीड़ा में है, दूसरा पीड़ा से अनजान है। 6, प्रतीकात्मकता का प्रभावी प्रयोग किया गया है, जिसमें ठंड और रात किसान की कठिनाइयों का प्रतीक हैं, जबकि शतरंज का खेल सामंती जड़ता और निष्क्रियता का प्रतीकों के माध्यम से गहरे अर्थ व्यक्त होते हैं। 7, भाषा और शैली की सरलता तथा प्रभावशीलता ये दर्शाती है कि दोनों कहानियां सहज भाषा में गहन यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। सरल शब्दों में गहरी सच्चाई व्यक्त की गई है। 8, समकालीन प्रासंगिकता ये स्पष्ट करती है कि आज भी आर्थिक विषमता और सामाजिक असमानता विभिन्न रूपों में मौजूद हैं। समय बदलता है, पर समस्याएं नए रूप में बनी रहती हैं। इस प्रकार पूस की रात और शतरंज के खिलाड़ी दोनों कहानियां प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि और सामाजिक चेतना के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो समाज के दो विपरीत किंतु जुड़े हुए पक्षों को उजागर करती हैं। प्रश्न 8, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी कहानियों पर विचार करें। उत्तर, मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी कहानियों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि ये दोनों रचनाएं भारतीय पारिवारिक जीवन और स्त्री की स्थिति का गहरा यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। 1, दोनों कहानियां स्त्री जीवन की पीड़ा और पारिवारिक संबंधों पर केंद्रित है। इनमें लेखक ने स्त्री की स्थिति को बहुत ही स्वाभाविक और संवेदनशील ढंग से दिखाया है। 2, वृद्धावस्था की उपेक्षा। बूढ़ी काकी में एक ऐसी वृद्ध स्त्री का चित्रण है जिसे परिवार बोझ समझता है और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की भी उपेक्षा करता है। 3, संयुक्त परिवार में स्त्री की स्थिति। बड़े घर की बेटी में अनोखी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि बड़े परिवारों में स्त्री से त्याग और सहनशीलता की अपेक्षा की जाती है। 4, पारिवारिक स्वार्थ और संबंधों का टकराव। बूढ़ी काकी में स्वार्थी व्यवहार स्पष्ट है,
जबकि बड़े घर की बेटी में अहंग और रिश्तों के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। 5 स्त्री की सहनशीलता और त्याग। दोनों कहानियों में स्त्री पात्र कष्ट सहती हैं, पर बड़े घर की बेटी में अनोखी अपने व्यवहार से परिवार को जोड़ती है। 6 सामाजिक यथार्थ और पितृसत्ता। दोनों रचनाएं ये दिखाती हैं कि समाज में स्त्री को हर अवस्था में संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो वृद्ध हो या युवा। 7 करुणा और नैतिक मूल्य। बूढ़ी काकी में अंत में करुणा का भाव जागता है, जबकि बड़े घर की बेटी में समझदारी से परिवार में सामंजस्य स्थापित होता है। 8 सरल भाषा में गहरी संवेदना। दोनों कहानियां सरल भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन इनमें भावनात्मक गहराई अत्यंत प्रभावशाली है। इस प्रकार ये दोनों कहानियां मिलकर स्त्री जीवन के विभिन्न पक्षों और पारिवारिक मूल्यों की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। प्रश्न 9 आपकी राय में एक दुनिया समानांतर की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है और क्यों? उत्तर एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह में अनेक प्रभावशाली कहानियां संकलित है, किंतु मेरी राय में कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होती है, क्योंकि ये कहानी प्रक्षिक आम आदमी के जीवन संघर्ष और सामाजिक यथार्थ का अत्यंत सशक्त ढंग से प्रस्तुत करती है। एक सामाजिक यथार्थ का सजीव चित्रण। इस कहानी में निम्न वर्गीय व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों, अभावों और संघर्षों को बहुत ही यथार्थवादी ढंग से दिखाया गया है, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करता है। 2 आम आदमी की त्रासदी। राजा निर्बंसिया का पात्र अपने जीवन में निरंतर अपमान और असफलता झेलता है, जो उस वर्ग की पीड़ा का प्रतीक बन जाता है जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। 3 व्यवस्था की विडंबना। कहानी ये स्पष्ट करती है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार कमजोर वर्ग को लगातार दबाती रहती है और उसे उभरने का अवसर नहीं देती। 4 प्रतीकात्मकता और शीर्षक की सार्थकता। राजा शब्द व्यंग्यात्मक रूप से प्रयुक्त हुआ है, जो उसकी वास्तविक स्थिति के विपरीत है, और इससे कहानी का प्रभाव और गहरा हो जाता है। 5 भाषा और शैली की सरलता। लेखक ने सरल, सहज भाषा का प्रयोग किया है, जिससे कहानी की संवेदना और प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। 6 करुणा और संवेदना का उत्कर्ष। कहानी पाठक के भीतर गहरी करुणा उत्पन्न करती है और उसे समाज की वास्तविकताओं पर सोचने के लिए विवश करती है। 7 समकालीन प्रासंगिकता। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता अभी भी बनी हुई है। 8 साहित्यिक प्रभावशीलता। कथानक, चरित्र और भावनात्मक गहराई के कारण ये कहानी संग्रह की अन्य कहानियों की तुलना में अधिक प्रभाव छोड़ती है। इस प्रकार राजा निर्बंसिया न केवल एक दुनिया समानांतर की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, बल्कि ये हिंदी कथा साहित्य में आम आदमी की यथार्थ का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण भी प्रस्तुत करती है। प्रश्न 10 एक दुनिया समानांतर की जिंदगी और जोंक कहानी पर चर्चा करें। उत्तर जिंदगी और जोंक कहानी कमलेश्वर के कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें आधुनिक जीवन की विडंबनाओं और मनुष्य के संघर्ष को प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एक कहानी का केंद्रीय भाव। इस कहानी में जोंक जीवन में चिपकी हुई उन परिस्थितियों और समस्याओं का प्रतीक है जो मनुष्य का लगातार शोषण करती रहती हैं। 2 जीवन संघर्ष का चित्रण। पात्र अपने जीवन में लगातार संघर्ष करता है, परंतु समस्याएं उससे इस प्रकार चिपकी रहती हैं कि वो उनसे मुक्त नहीं हो पाता। 3 सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। कहानी ये दर्शाती है कि आधुनिक समाज में व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और सामाजिक दबावों के बीच पिसता रहता है। 4 प्रतीकात्मकता का प्रभावी प्रयोग। जोंक यहाँ केवल एक जीव नहीं, बल्कि शोषण, गरीबी और व्यवस्था की कठोरता का प्रतीक बन जाती है। 5 मानवीय संवेदनाओं का चित्रण। कहानी में पात्र की पीड़ा, असहायता और निराशा को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 6 भाषा और शैली। सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा के माध्यम से लेखक ने गहरे अर्थों को स्पष्ट किया है, जिससे पाठक आसानी से कहानी के भाव को समझ पाता है। 7 व्यवस्था पर कटाक्ष। कहानी के माध्यम से ये संकेत मिलता है कि सामाजिक व्यवस्था स्वयं एक जोंक की तरह है, जो आम आदमी का शोषण करती है। 8 समकालीन प्रासंगिकता। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान समय में भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के दबावों और शोषण का सामना कर रहा है। इस प्रकार जिंदगी और जोंक कहानी जीवन के संघर्ष, शोषण और सामाजिक विडंबनाओं का गहरा एवं प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत करती है, जो पाठक को सोचने के लिए विवश कर देती है। प्रश्न 11 एक दुनिया समाना सकर की बादलों को घिरे कहानी पर चर्चा करें। उत्तर बादलों को घिरे कहानी कमलेश्वर के कथा साहित्य की एक संवेदनशील और प्रभावशाली रचना है, जिसमें आधुनिक जीवन की मानसिक स्थिति और संबंधों की जटिलता को सूक्ष्म ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एक कहानी का केंद्रीय भाव स्पष्ट करता है कि बादल जीवन में छाई हुई अनिश्चितता, तनाव और भावनात्मक उलझनों का प्रतीक हैं, जो व्यक्ति के मन को चारों ओर से घेर लेते हैं।
2. मनोवैज्ञानिक यथार्थ का गहन चित्रण किया गया है, जिसमें पात्रों के भीतर चल रही द्वंद्व, अकेलेपन और असुरक्षा की भावना को अत्यंत सूक्ष्मता से उकेरा गया है। 3. आधुनिक जीवन की विडंबना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां कहानी ये दिखाती है कि भौतिक प्रगति के बावजूद व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुष्ट और विचलित रहता है। 4. संबंधों में दूरी और संवादहीनता को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि आधुनिक समाज में लोग एक दूसरे के करीब होकर भी भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। 5. प्रतीकात्मकता का सशक्त प्रयोग किया गया है, जहां बादल केवल प्राकृतिक तत्व नहीं बल्कि मन की उदासी, संशय और अस्थिरता का प्रतीक बन जाते हैं। 6. भाषा और शैली की सरलता के माध्यम से जटिल भावनाओं को भी सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे पाठक आसानी से कहानी के भाव से जुड़ जाता है। 7. मानवीय संवेदनाओं और करुणा का मार्मिक चित्रण किया गया है, जिसमें पात्रों की आंतरिक पीड़ा और उनके जीवन की उलझनों को गहराई से व्यक्त किया गया है। 8. समकालीन प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए ये दिखाया गया है कि वर्तमान समय में भी व्यक्ति मानसिक तनाव और संबंधों की जटिलताओं से जूझ रहा है। इस प्रकार बादलों को घिरे कहानी आधुनिक जीवन की मानसिक अशांति, संबंधों की दूरी और मानवीय संवेदनाओं की गहराई का सशक्त चित्रण प्रस्तुत करती है। प्रश्न 12. एक दुनिया समानांतर की खोई हुई दिशाएं कहानी पर चर्चा करें। उत्तर: खोई हुई दिशाएं कहानी कमलेश्वर के कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें आधुनिक मनुष्य की मानसिक भटकन, अस्तित्व संकट और जीवन में उद्देश्यहीनता को गहराई से चित्रित किया गया है। 1. कहानी का केंद्रीय भाव ये स्पष्ट करता है कि खोई हुई दिशाएं आधुनिक मनुष्य के जीवन में दिशा, उद्देश्य और स्थिरता के अभाव का प्रतीक है। जहां व्यक्ति अपने ही जीवन में भटकता रहता है, उसे समझ नहीं आता कि वो किस ओर जा रहा है और क्यों जा रहा है। 2. आधुनिक जीवन की दिशाहीनता का यथार्थ चित्रण किया गया है, जिसमें सहनदिमदल पर व्यक्ति अपने मूल्यों और लक्ष्यों को खो बैठता है। चारों ओर रास्ते हैं, पर कोई रास्ता उसका अपना नहीं लगता। 3. मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और आंतरिक संघर्ष को गहराई से प्रस्तुत किया गया है, जहां पात्र अपने भीतर असंतोष, उलझन और असुरक्षा से जूझता रहता है। मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी है जो किसी भी ठहराव को स्वीकार नहीं करती। 4. अकेलेपन और असंबद्धता की स्थिति को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि भीड़ में रहते हुए भी व्यक्ति खुद को अलग-थलग महसूस करता है। लोगों के बीच रहकर भी वो अपने आप से दूर होता जा रहा था। 5. सामाजिक परिवेश की जटिलताओं को उजागर किया गया है, जहां बदलते संबंध, प्रतिस्पर्धा और दबाव व्यक्ति को और अधिक भ्रमित कर देते हैं। समय के साथ सब बदल रहा है, पर वो खुद को कहीं नहीं पा रहा। 6. प्रतीकात्मकता का सशक्त प्रयोग किया गया है, जिसमें दिशाएं केवल भौगोलिक नहीं बल्कि जीवन के लक्ष्य, मूल्य और पहचान का प्रतीक बन जाती हैं। दिशाएं जैसे धुंध में खो गई हैं और वो उनमें अपना रास्ता ढूंढ रहा है। 7. भाषा और शैली की सरलता के माध्यम से गहरी संवेदनाओं को सहज रूप में व्यक्त किया गया है, जिससे पाठक सीधे कहानी के भाव से जुड़ जाता है। साधारण शब्दों में असाधारण पीड़ा को व्यक्त किया गया है। 8. समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाया गया है, क्योंकि आज भी व्यक्ति करियर, संबंध और पहचान के संकट से जूझ रहा है और अपने जीवन की दिशा खोज रहा है। हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में है, पर कहाँ पहुंचना है ये किसी को नहीं मालूम। इस प्रकार खोई हुई दिशाएं कहानी आधुनिक जीवन की भटकन, मानसिक तनाव और उद्देश्यहीनता का गहरा एवं यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती है, जो पाठक को आत्ममिता के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 13. एक दुनिया समानांतर की गुल की बन्नो कहानी कहानी पर चर्चा करें। उत्तर: गुल की बन्नो कहानी कमलेश्वर के कथा साहित्य की एक मार्मिक रचना है, जिसमें निम्न वर्गीय स्त्री के जीवन संघर्ष, शोषण और सामाजिक विडंबनाओं का सजीव चित्रण किया गया है। 1. कहानी का केंद्रीय भाव ये स्पष्ट करता है कि गुल की बन्नो एक ऐसी स्त्री का प्रतीक है जो समाज की कठोर परिस्थितियों में लगातार संघर्ष करती रहती है, पर उसे सम्मान और स्थिरता नहीं मिलती। उसकी जिंदगी जैसे किसी और के हाथों लिखी हुई थी। 2. निम्नवर्गीय जीवन की कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण किया गया है, जहां गरीबी, अभाव और असुरक्षा हर समय उसके जीवन को घेरे रहते हैं। रोटी की चिंता ही उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन चुकी थी। 3. स्त्री शोषण और असमानता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें समाज और परिस्थितियां मिलकर एक स्त्री को लगातार दबाती है। वो हर बार परिस्थितियों के आगे झुकने को मजबूर हो जाती थी। 4. सामाजिक उपेक्षा और असंवेदनशीलता को उजागर किया गया है, जहां समाज उसके दर्द को समझने के बजाय उसे नजरअंदाज कर देता है। उसके आंसू किसी के लिए मायने नहीं रखते थे। 5. मानवीय संवेदनाओं और पीड़ा का गहन चित्रण किया गया है, जिसमें गुलकी का जीवन करुणा और संघर्ष से भरा हुआ दिखाई देता है। वो जीती तो थी, पर जैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा मरती जाती थी। 6. प्रतीकात्मकता का प्रयोग ये दिखाता है कि गुलकी बन्नू केवल एक पात्र नहीं बल्कि उस वर्ग की प्रतिनिधि है जो शोषण और उपेक्षा का शिकार है। वो अकेली नहीं थी, उसके जैसे अनगिनत चेहरे समाज में मौजूद थे।
7 भाषा और शैली की सरलता के माध्यम से गहरी संवेदना को सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे पाठक सीधे उसके दर्द को महसूस कर पाता है। सीधे शब्दों में कही गई उसकी कहानी दिल को छू जाती है। उम्म, समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि आज भी समाज में कई गुल्की बन्नो मौजूद हैं जो समान परिस्थितियों से जूझ रही हैं। समय बदलता है, पर कुछ जिंदगियां वैसी ही रह जाती हैं। इस प्रकार गुल्की बन्नो कहानी स्त्री जीवन के संघर्ष, सामाजिक शोषण और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत मार्मिक और यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती है। प्रश्न 14, एक दुनिया समानांतर की परिंदे कहानी पर चर्चा करें। उत्तर, परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की अत्यंत संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक गहराई वाली रचना है, जिसमें आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन, असुरक्षा और संबंधों की जटिलता को सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक कहानी का केंद्रीय भाव ये स्पष्ट करता है कि परिंदे स्वतंत्रता की आकांक्षा और मनुष्य के भीतर छिपे अकेलेपन का प्रतीक हैं, जहाँ व्यक्ति संबंधों के बीच रहकर भी मुक्त नहीं हो पाता। वे उड़ते तो हैं, पर कहीं ठहर नहीं पाते। 2 अकेलेपन और आंतरिक शून्यता का गहरा चित्रण किया गया है, जिसमें पात्र अपने भीतर एक अजीब सी खालीपन और अलगाव महसूस करता है। भीड़ के बीच भी वह अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है। 2 संबंधों की जटिलता और अस्थिरता को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ प्रेम और निकटता के बावजूद स्थायित्व का अभाव दिखाई देता है। पास रहकर भी वे एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। 4 आधुनिक जीवन की संवेदनहीनता को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है, जिसमें व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाता और रिश्ते केवल औपचारिक रह जाते हैं, जैसे रिश्ते सिर्फ निभाने के लिए रह गए हों। 5 प्रतीकात्मकता का सशक्त प्रयोग किया गया है, जहाँ परिंदे स्वतंत्रता, अस्थिरता और भटकाव का प्रतीक बन जाते हैं। परिंदों की तरह वे भी एक जगह टिक नहीं पाते थे। मनोवैज्ञानिक यथार्थ का सूक्ष्म चित्रण किया गया है, जिसमें पात्रों के भीतर चल रहे द्वंद्व, असुरक्षा और असंतोष को गहराई से उकेरा गया है। मन के भीतर एक अनकही बेचैनी लगातार बनी रहती है। 7 भाषा और शैली की कोमलता और प्रतीकात्मकता के माध्यम से भावनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया है। कम शब्दों में गहरी अनुभूति व्यक्त की गई है। 8 समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि आज भी व्यक्ति स्वतंत्रता की चाह और संबंधों की उलझनों के बीच संतुलन नहीं बना पाता। उड़ने की चाह है, पर ठिकाना कहीं नहीं। इस प्रकार परिंदे आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन, संबंधों की स्थिरता और आंतरिक भटकाव का अत्यंत गहन एवं प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत करती है। प्रश्न 15, एक दुनिया समानांतर की तीसरी कसम कहानी पर चर्चा करें। उत्तर, तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की अत्यंत प्रसिद्ध और संवेदनशील रचना है, जिसमें ग्रामीण जीवन, मानवीय सरलता और भावनात्मक संबंधों की मार्मिकता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एक कहानी का केंद्रीय भाव ये स्पष्ट करता है कि तीसरी कसम प्रेम, विश्वास और मानवीय भावनाओं के टूटने की पीड़ा का प्रतीक है, जहां हीरामन अपने अनुभवों से सीखकर जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाता है। उसने मन ही मन एक और कसम खा ली कि अब वो ऐसे मेल में कभी नहीं जाएगा। 2 ग्रामीण जीवन की सादगी और यथार्थ का सजीव चित्रण किया गया है, जिसमें हीरामन जैसे सीधे साधे गाड़ीवान के माध्यम से गांव की निष्कपट दुनिया को दिखाया गया है। उसका मन बिल्कुल साफ था, जैसे गांव की खुली हवा। 3 हीरामन और हीराबाई के संबंधों की मार्मिकता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जहां दोनों के बीच एक अनकहा, निश्चल और भावनात्मक जुड़ाव विकसित होता है। दोनों के बीच शब्द कम थे, पर समझ बहुत गहरी थी। 4 सामाजिक भेदभाव और कलाकार जीवन की विडंबना को यथार्थ रूप में दिखाया गया है, जहां हीराबाई जैसी कलाकार को समाज सम्मान नहीं देता। लोग उसकी कला को नहीं, उसके पेशे को देखते थे। 5 प्रतीकात्मकता का सशक्त प्रयोग किया गया है, जिसमें तीसरी कसम हीरामन के टूटे हुए विश्वास और उसके भावनात्मक आघात का प्रतीक बन जाती है। उस कसम में उसके मन का सारा दर्द छिपा था। 6 मानवीय संवेदनाओं और करुणा का गहरा चित्रण किया गया है, जिसमें प्रेम, अपनापन और वियोग की भावनाएं अत्यंत मार्मिक रूप में सामने आती हैं। विछोह का दर्द उसके मन में लंबे समय तक बना रहता है। 7 भाषा और शैली की आंचलिकता और सहजता के माध्यम से कहानी को अत्यंत जीवंत और प्रभावशाली बनाया गया है। बोलचाल की भाषा में पूरी दुनिया बसती नजर आती है। 8 समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि आज भी सच्चे और निष्कपट संबंध अक्सर सामाजिक बंधनों और पूर्वाग्रहों के कारण टूट जाते हैं। समय बदलता है, पर दिलों की पीड़ा वैसी ही रहती है। इस प्रकार तीसरी कसम कहानी ग्रामीण जीवन की सरलता, मानवीय संबंधों की गहराई और सामाजिक विडंबनाओं का अत्यंत प्रभावशाली और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। प्रश्न 16, एक दुनिया समानांतर की यही सच है कहानी पर चर्चा करें। उत्तर, यही सच है कहानी
मन्नू भंडारी की एक प्रसिद्ध और संवेदनशील रचना है जिसमें आधुनिक शहरी जीवन, प्रेम संबंधों की जटिलता और स्त्री की मनोवैज्ञानिक स्थिति का गहरा चित्रण किया गया है। एक कहानी का केंद्रीय भाव ये स्पष्ट करता है कि यही सच है, जीवन के उन भावनात्मक सत्य को उजागर करती हैं जिन्हें व्यक्ति अक्सर स्वीकार नहीं कर पाता। जो बीत चुका है वही सच बनकर मन में रह जाता है। 2 प्रेम और स्मृति के द्वंद्व का सूक्ष्म चित्रण किया गया है, जहां नायिका वर्तमान और अतीत के प्रेम के बीच उलझी रहती है। वो वर्तमान में होते हुए भी अतीत की स्मृतियों में जीती रहती है। 3 आधुनिक स्त्री की मनःस्थिति का यथार्थ किया गया है, जिसमें उसकी संवेदनाएं, असमंजस और आत्मविश्लेषण स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। वो खुद से ही सवाल करती रहती है कि उसका सच्चा निर्णय क्या है। 4 संबंधों की जटिलता और अस्थिरता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जहां प्रेम स्थायी न होकर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। रिश्ते उतने सरल नहीं होते जितने वे दिखाई देते हैं। 5 आत्मबोध और सत्य की खोज को गहराई से दिखाया गया है, जिसमें नायिका अंततः अपने भीतर के वास्तविक भाव को समझने लगती है। अंत में वही स्वीकार करना पड़ता है जो भीतर से सच लगता है। 6 प्रतीकात्मकता और मनोवैज्ञानिक शैली का सशक्त प्रयोग किया गया है, जिससे पात्रों के भीतर चल रही भावनात्मक द्वंद्व को सूक्ष्म रूप में व्यक्त किया गया है। मन की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। 7 भाषा और शैली की सरलता तथा प्रवाह के माध्यम से जटिल भावनाओं को सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है। साधारण शब्दों में असाधारण भावनाएं व्यक्त होती हैं। 8 समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि आज भी व्यक्ति प्रेम, संबंध और आत्मसत्य के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी सच से सामना करता है। इस प्रकार यही सच है, कहानी प्रेम, स्मृति, आत्मबोध और संबंधों की जटिलता का अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत करती है। प्रश्न 70 एक दुनिया समानांतर की टूटना कहानी पर चर्चा करें। उत्तर टूटना कहानी राजेंद्र यादव की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें आधुनिक जीवन में संबंधों के विघटन, मानसिक तनाव और व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। एक कहानी का केंद्रीय भाव ये स्पष्ट करता है कि टूटना केवल संबंधों के बिखरने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर के विश्वास, भावनाओं और आत्मीयता के विघटन का प्रतीक है। रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे भीतर से खाली हो जाते हैं। 2 आधुनिक दाम्पत्य संबंधों के संकट का यथार्थ चित्रण किया गया है, जहां पति पत्नी के बीच संवादहीनता, असंतोष और दूरी बढ़ती जाती है। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वे एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। 3 मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और आंतरिक संघर्ष को गहराई से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पात्र अपने ही निर्णयों और भावनाओं के बीच उलझा रहता है। मन के भीतर एक अनकही कश्मकश लगातार चलती रहती है। 4 व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंग के टकराव को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है, जिससे संबंधों में दरार और अधिक गहरी हो जाती है। अहंग इतना बढ़ जाता है कि अपनापन कहीं पीछे छूट जाता है। 5 आधुनिक जीवन की संवेदनहीनता को उजागर किया गया है, जहां रिश्ते भावनात्मक आधार खोकर केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं, जैसे संबंध निभाए जा रहे हों, जिए नहीं जा रहे हों। 6 प्रतीकात्मकता का सशक्त प्रयोग किया गया है, जिसमें टूटना केवल बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर के बिखराव और खालीपन का प्रतीक बन जाता है। टूटन बाहर से कम, भीतर से अधिक होती है। 7 भाषा और शैली की सहजता और मनोवैज्ञानिक गहराई के माध्यम से जटिल भावनाओं को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है। कम शब्दों में गहरी पीड़ा को व्यक्त किया गया है। 8 समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि आज भी व्यक्ति संबंधों के टूटने, मानसिक तनाव और अकेलेपन से जूझ रहा है। आज भी कई रिश्ते इसी तरह चुपचाप टूटते रहते हैं। इस प्रकार टूटना कहानी आधुनिक जीवन में संबंधों के विघटन, मानसिक द्वंद्व और भावनात्मक शून्यता का अत्यंत गहरा और यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती है। प्रश्न 18 राजेंद्र यादव ने अपने कहानी संकलन को एक दुनिया समानांतर क्यों कहा? इस नामकरण के औचित्य पर स्पष्ट करें। उत्तर राजेंद्र यादव द्वारा संपादित कहानी संकलन एक दुनिया समानांतर का नामकरण अत्यंत सार्थक और विचारोत्तेजक है। ये शीर्षक आधुनिक जीवन के उस यथार्थ को उद्घाटित करता है जो सतह पर दिखाई देने वाली दुनिया से अलग, भीतर ही भीतर समानांतर रूप से चलता रहता है। 1 समानांतर दुनिया की अवधारणा ये स्पष्ट करती है कि समाज में एक ऐसी भी दुनिया मौजूद है जो मुख्य धारा से अलग होते हुए भी उसके साथ साथ चलती है। एक दुनिया हमारे सामने है और एक वो जो भीतर भीतर चलती रहती है। 2 आम आदमी के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखने का औचित्य ये दर्शाता है कि इस संकलन की कहानियां उस वर्ग की वास्तविकता को सामने लाती हैं जिसे प्रायः साहित्य में उपेक्षित किया जाता रहा। ये उन लोगों की दुनिया है जिन्हें कोई देखता नहीं। 3 सामाजिक यथार्थ और विडंबनाओं का चित्रण ये बताता है कि इन कहानियों में जीवन के कटु सत्य, असमानता और शोषण को बिना किसी आडंबर के प्रस्तुत किया गया है। सच्चाई अक्सर चमकती दुनिया के पीछे छिपी होती है। 4
नई कहानी आंदोलन की विचारधारा का प्रतिबिंब इस नामकरण में दिखाई देता है, जहां व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद्व और अस्तित्वगत प्रश्नों को प्रमुखता दी गई। बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया महत्वपूर्ण हो जाती है। 5. पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के टकराव को दर्शाने का औचित्य ये स्पष्ट करता है कि इस संकलन में बदलते समाज और टूटते मूल्यों की तस्वीर उभरती है। पुराने मूल्य टूट रहे हैं और नए अभी पूरी तरह बने नहीं हैं। 6. प्रतीकात्मकता और गहन अर्थवत्ता का संकेत इस शीर्षक में निहित है, जहां समानांतर शब्द जीवन के द्वंद्व, विरोधाभास और दोहरे अस्तित्व को व्यक्त करता है। एक ही जीवन में कई स्तरों पर अलग अलग सच्चाइयां मौजूद हैं। 7. पाठक को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करने का उद्देश्य इस नामकरण में स्पष्ट झलकता है, क्योंकि ये उसे अपने आसपास की अनदेखी दुनिया को समझने के लिए प्रेरित करता है। जो दिखता है वही पूरा सच नहीं होता। 8. समकालीन प्रासंगिकता का आधार ये दर्शाता है कि आज भी समाज में कई ऐसी समानांतर दुनियाएं मौजूद हैं, जहां अलग अलग वर्ग और अनुभव एक साथ रहते हुए भी अलग बने रहते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया में जी रहा है, जो दूसरों से अलग है। इस प्रकार एक दुनिया समानांतर शीर्षक न केवल इस कहानी संकलन की विषय वस्तु को सटीक रूप से अभिव्यक्त करता है, बल्कि आधुनिक समाज के बहुआयामी यथार्थ को भी गहराई से उद्घाटित करता है। प्रश्न 19. एक दुनिया समानांतर नई कहानी का प्रतिनिधि संकलन है। कहानियों के उदाहरण के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर: राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर नई कहानी आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को समेटने वाला प्रतिनिधि संकलन है। इसमें संकलित कहानियां आधुनिक जीवन के यथार्थ, मनोवैज्ञानिक गहराई और व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं। 1. आम आदमी के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखने की प्रवृत्ति इस संकलन की कहानियों में स्पष्ट दिखाई देती है, जहां सामान्य व्यक्ति की समस्याएं और संघर्ष प्रमुख बन जाते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो हर दिन जीने के लिए संघर्ष करते हैं। 2. मनोवैज्ञानिक यथार्थ और आंतरिक द्वंद्व का गहरा चित्रण किया गया है, जैसे यही सच है में नायिका के मन के भीतर चल रहे भावनात्मक संघर्ष को सूक्ष्मता से उकेरा गया है। मन के भीतर कई परतें एक साथ खुलती जाती हैं। 3. संबंधों की जटिलता और विघटन को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसा टूटना में दाम्पत्य संबंधों के बिखराव के माध्यम से दिखाई देता है। रिश्ते बाहर से नहीं, भीतर से टूटते हैं। 4. आधुनिक जीवन की विडंबनाओं और अकेलेपन का चित्रण परिंदे जैसी कहानियों में मिलता है, जहां व्यक्ति भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है। भीड़ के बीच भी वो खुद को अकेला पाता है। 5. स्त्री जीवन और उसकी मनःस्थिति का सशक्त चित्रण गुल्की बन्नो और यही सच है में किया गया है, जहां स्त्री के संघर्ष और संवेदनाओं को प्रमुखता दी गई है। उसकी पीड़ा किसी एक की नहीं, पूरे समाज की है। 6. के सामाजिक यथार्थ और वर्गीय विषमता को उजागर करने की प्रवृत्ति जिंदगी और जोंक जैसी कहानियों में दिखाई देती है, जहां शोषण और असमानता को तीखे रूप में प्रस्तुत किया गया है। जीवन से चिपकी हुई समस्याएं जोंक की तरह खून चूसती रहती हैं। 7. प्रतीकात्मकता और नए शिल्प का प्रयोग इस संकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जहां परिंदे, जोंक, दिशाएं जैसे प्रतीकों के माध्यम से गहरे अर्थ व्यक्त किए गए हैं। प्रतीकों के भीतर छिपा अर्थ कहानी को और व्यापक बना देता है। 8. पारंपरिक मूल्यों से अलग नई संवेदनाओं और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास इस संकलन में स्पष्ट है, जो नई कहानी आंदोलन की मूल भावना को दर्शाता है। नई सोच पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है। इस प्रकार एक दुनिया समानांतर नई कहानी आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्तियों, यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिकता, संबंधों की जटिलता और आधुनिक जीवन की विडंबना का सशक्त प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे एक प्रतिनिधि संकलन कहा जा सकता है। प्रश्न 20. एक दुनिया समानांतर की कहानियां प्रेमचंद की कहानी का ही अलग चरण है। उपयुक्त कहानी उदाहरणों के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करें। उत्तर: राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर की कहानियां वस्तुतः मुंशी प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा का ही विकसित और परिवर्तित रूप है। अंतर केवल दृष्टिकोण और प्रस्तुति का है, जबकि मूल संवेदना और सामाजिक सरोकार समान बने रहते हैं। 1. यथार्थवाद की निरंतरता को स्पष्ट किया गया है। जहां प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ को बाहरी घटनाओं के माध्यम से दिखाया, वहीं नई कहानी उसे आंतरिक अनुभवों के स्तर पर प्रस्तुत करती है। सच वही है, बस उसे देखने का तरीका बदल गया है। 2. आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्रण दोनों धाराओं में समान रूप से मिलता है। जैसे प्रेमचंद की कहानियों में किसान और गरीब वर्ग है, वैसे ही जिंदगी और जोंक में शोषित व्यक्ति का संघर्ष दिखाई देता है। जीवन की कठिनाइयां हर दौर में बनी रहती हैं। 3. स्त्री जीवन की पीड़ा और स्थिति का निरंतर चित्रण किया गया है, जहां प्रेमचंद की बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी की परंपरा गुल्की बन्नो और यही सच है में आगे बढ़ती है। समय बदलता है, पर स्त्री की पीड़ा के रूप बदलकर सामने आते हैं। 4. सामाजिक विषमता और शोषण की समस्या दोनों में प्रमुख है।
जहाँ प्रेमचंद ने इसे प्रत्यक्ष रूप में दिखाया, वहीं नई कहानी में ये अधिक सूक्ष्म और प्रतीकात्मक रूप में उभरती है। अन्याय का रूप बदलता है पर समाप्त नहीं होता। 5 संबंधों की जटिलता और विघटन को नई कहानी में अधिक गहराई से प्रस्तुत किया गया है, जैसे टूटना और परिंदे में। जबकि प्रेमचंद के यहाँ संबंध अपेक्षाकृत सरल और स्पष्ट हैं। अब रिश्ते सीधे नहीं, उलझे हुए दिखाई देते हैं। 6 मनोवैज्ञानिक यथार्थ की प्रधानता नई कहानी की विशेषता है, जो प्रेमचंद के यथार्थवाद का ही विकसित रूप है। बाहरी घटनाओं से आगे बढ़कर अब मन की भीतर की दुनिया पर ध्यान दिया गया है। 7 शिल्प और भाषा में परिवर्तन को देखा जा सकता है। जहाँ प्रेमचंद की भाषा सरल और कथात्मक है, वहीं नई कहानी में प्रतीक, बिंब और संकेत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कहानी अब सीधे नहीं, संकेतों में भी कही जाती है। 8 आधुनिक जीवन की जटिलता और अस्तित्व बोध का विस्तार नई कहानी में हुआ है, जो प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नए युग की समस्याओं को समाहित करता है। पुरानी नींव पर नई इमारत खड़ी की गई है। इस प्रकार एक दुनिया समानांतर की कहानियां प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा का ही नया और विकसित चरण है, जिसमें सामाजिक सरोकारों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण का समावेश हो गया है। प्रश्न 21। एक दुनिया समानांतर की कहानियां प्रेमचंद की कहानियों का ही अगला चरण है। उपयुक्त कहानियों के उदाहरणों के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करें। उत्तर, राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर की कहानियां वास्तव में मुंशी प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा का ही अगला विकसित चरण है, जहां वही सामाजिक सरोकार नए दृष्टिकोण और शिल्प के साथ सामने आते हैं। एक यथार्थवाद की परंपरा का विस्तार ये दिखाता है कि प्रेमचंद ने सामाजिक समस्याओं को बाहरी घटनाओं के माध्यम से चित्रित किया, जबकि नई कहानी उन्हें व्यक्ति के भीतर के अनुभवों से जोड़कर प्रस्तुत करती है। सत्य वही है, पर उसकी अभिव्यक्ति अधिक गहरी और अंतर्मुखी हो गई है। 2 आम आदमी के जीवन संघर्ष की निरंतरता दोनों में स्पष्ट है। जैसे प्रेमचंद के किसान और निम्न वर्गीय पात्र, उसी तरह जिंदगी और जोंक में शोषित व्यक्ति की पीड़ा सामने आती है। जीवन का संघर्ष हर युग में समान रूप से विद्यमान रहता है। 3 स्त्री जीवन की स्थिति का विकासात्मक चित्रण किया गया है, जहां बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी की परंपरा गुल की बन्नो और यही सच है में अधिक जटिल और मनोवैज्ञानिक रूप में उभरती है। स्त्री की पीड़ा अब भीतर की आवाज बनकर सामने आती है। 4 सामाजिक विषमता और शोषण की समस्या दोनों धाराओं में समान रूप से विद्यमान है, किंतु नई कहानी में ये अधिक सूक्ष्म और प्रतीकात्मक रूप ले लेती है। अन्याय अब प्रत्यक्ष के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप में भी दिखाई देता है। 5 संबंधों की जटिलता और विघटन का गहन चित्रण नई कहानी की विशेषता है, जैसे टूटना और परिंदे में। जबकि प्रेमचंद के यहाँ संबंध अपेक्षाकृत सरल और नैतिक आधार पर टिके हैं, रिश्ते अब अधिक उलझे और अस्थिर हो गए हैं। 6 मनोवैज्ञानिक यथार्थ की प्रधानता ये दर्शाती है कि नई कहानी ने प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि को और गहराई प्रदान की है। अब कहानी मन के भीतर की यात्रा बन गई है। 7 शिल्प और भाषा में परिवर्तन ये स्पष्ट करता है कि प्रेमचंद की सीधी और सरल भाषा की जगह नई कहानी में प्रतीक, संकेत और बिंबों का प्रयोग बढ़ गया है। कहानी अब सीधे न कहकर महसूस कराई जाती है। 8 आधुनिक जीवन की जटिलताओं और अस्तित्व बोध का समावेश नई कहानी में हुआ है, जो प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नए युग की समस्याओं को समाहित करता है। पुरानी नींव पर नई संवेदनाओं का निर्माण हुआ है। इस प्रकार एक दुनिया समानांतर की कहानियां प्रेमचंद की कहानियों की ही निरंतरता और उनका विकसित रूप हैं, जिनमें यथार्थवाद को नई मनोवैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न 22 महाभोज उपन्यास की संवेदना प्रतिपाद्य पर विचार करें। उत्तर, महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक कृति है, जिसमें सत्ता, राजनीति और आम आदमी के शोषण की त्रासदी को तीखे यथार्थ के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास का केंद्रीय प्रतिपाद्य लोकतांत्रिक व्यवस्था की विडंबना और उसमें पिसते हुए आम नागरिक की पीड़ा है। 1 सत्ता और राजनीति के गठजोड़ की विडंबना को स्पष्ट किया गया है, जहां शासक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जनता का उपयोग करता है। राजनीति में इंसान नहीं, केवल अवसर और लाभ देखे जाते हैं। 2 आम आदमी के शोषण और असहायता की संवेदना को गहराई से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें गरीब और कमजोर वर्ग सत्ता के खेल का शिकार बनता है। जिसकी आवाज नहीं होती, वही सबसे ज्यादा कुचला जाता है। 3 लोकतंत्र की खोखली वास्तविकता को उजागर किया गया है, जहां चुनाव और जनहित के नाम पर केवल सत्ता प्राप्ति का खेल चलता है। जनता के नाम पर केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ी जाती है। 4 सामाजिक अन्याय और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का तीखा चित्रण किया गया है, जिसमें कानून और व्यवस्था भी शक्तिशाली लोगों के पक्ष में झुकी हुई दिखाई देती है। न्याय वहां झुक जाता है जहां शक्ति और पैसा होता है।
5. मानवीय संवेदनाओं के हास को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है, जहां व्यक्ति की पीड़ा राजनीतिक स्वार्थों के बीच दबकर रह जाती है। दर्द भी यहाँ एक साधन बन जाता है। 4. मीडिया और प्रचार तंत्र की भूमिका पर भी संकेत किया गया है, जहां सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। जो दिखाया जाता है वही सच मान लिया जाता है। 7. प्रतीकात्मकता और यथार्थ का समन्वय यह दर्शाता है कि महाभोज केवल एक घटना नहीं बल्कि उस व्यापक व्यवस्था का प्रतीक है जहां सत्ता का भोज जनता की कीमत पर होता है। ये भोज जनता के हिस्से का नहीं, सत्ता के लोभ का परिणाम है। 8. समकालीन प्रासंगिकता का देखते हुए ये स्पष्ट है कि आज भी राजनीति में वही प्रवृत्तियां मौजूद हैं, जहां आम आदमी केवल एक साधन बनकर रह जाता है। समय बदलता है, पर व्यवस्था का चरित्र वैसा ही बना रहता है। इस प्रकार महाभोज उपन्यास की संवेदना सत्ता व्यवस्था की क्रूरता, लोकतंत्र की विडंबना और आम आदमी की पीड़ा के इर्द गिर्द घूमती है, जो पाठक को गहरे सामाजिक चिंतन के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 23. महाभोज एक सफल राजनीतिक उपन्यास है? चर्चा करें। उत्तर: महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की एक अत्यंत प्रभावशाली कृति है, जिसे हिंदी साहित्य में एक सफल राजनीतिक उपन्यास के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें राजनीति, सत्ता संघर्ष और आम आदमी के शोषण को यथार्थ और तीखे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 1. राजनीति के यथार्थ का सशक्त चित्रण किया गया है, जहां सत्ता प्राप्ति के लिए नैतिकता और मानवीय मूल्यों की उपेक्षा दिखाई देती है। राजनीति में सिद्धांत नहीं, केवल स्वार्थ का खेल चलता है। 2. लोकतंत्र की विडंबना को उजागर किया गया है, जिसमें जनता के नाम पर केवल सत्ता हासिल करने की प्रतिस्पर्धा होती है। जनता केवल एक साधन बनकर रह जाती है, उद्देश्य नहीं। 3. आम आदमी के शोषण और पीड़ा को केंद्र में रखा गया है, जहां निर्दोष व्यक्ति राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार बनता है। जिसकी कोई आवाज नहीं, वही सबसे अधिक कुचला जाता है। 4. सत्ता और प्रशासन के गठजोड़ को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि व्यवस्था शक्तिशाली लोगों के पक्ष में झुकी रहती है, कानून भी वहीं झुकता है जहां ताकत होती है। 5. मीडिया और प्रचार तंत्र की भूमिका को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है, जहां सच्चाई को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। जो दिखाया जाता है वही सच मान लिया जाता है। 6. पात्रों का जीवंत और यथार्थवादी चित्रण किया गया है, जिससे कहानी अधिक प्रभावशाली बनती है और पाठक उससे जुड़ाव महसूस करता है। हर पात्र अपने समय और परिस्थिति का सच्चा प्रतिनिधि है। 7. प्रतीकात्मकता और कथानक की सघनता ये दर्शाती है कि महाभोज केवल एक घटना नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक है। ये सत्ता का वो भोज है जिसमें जनता ही परोसी जाती है। 8. समकालीन प्रासंगिकता को देखते हुए ये स्पष्ट है कि आज भी राजनीति में वही प्रवृत्तियां मौजूद हैं, जिससे ये उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है। समय बदलता है, पर राजनीति का चरित्र बहुत कम बदलता है। इस प्रकार महाभोज अपने सशक्त कथानक, यथार्थवादी प्रस्तुति और तीखी राजनीतिक दृष्टि के कारण एक सफल राजनीतिक उपन्यास सिद्ध होता है। प्रश्न 24. महाभोज के नामकरण पर विचार करें। क्या आप इसके लिए कोई अन्य बेहतर नाम सुझाएंगे? उत्तर: महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की एक सशक्त राजनीतिक कृति है, जिसका शीर्षक अत्यंत सार्थक, प्रतीकात्मक और गहन अर्थवत्ता से युक्त है। ये नाम केवल एक घटना का संकेत नहीं करता, बल्कि पूरी सत्ता व्यवस्था की प्रवृत्तियों को उजागर करता है। 1. महाभोज शीर्षक की प्रतीकात्मकता ये स्पष्ट करती है कि यहाँ भोज सत्ता, राजनीति और स्वार्थों के उस खेल का प्रतीक है, जिसमें आम जनता की कीमत पर लाभ उठाया जाता है। ये भोज किसी उत्सव का नहीं, बल्कि शोषण का प्रतीक है। 2. सत्ता लोलुपता और स्वार्थ के केंद्रीकरण को ये नाम प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है, जहां नेता और अधिकारी मिलकर अपने हित साधते हैं, सब अपने अपने हिस्से का लाभ लेने में लगे हैं। 3. आम आदमी के शोषण की ओर संकेत करता हुआ ये शीर्षक बताता है कि इस भोज में वास्तविक पीड़ित वही जनता है जो इस व्यवस्था का आधार है। इस दावत में परोसी जाती है जनता की पीड़ा। 4. राजनीतिक विडंबना और लोकतंत्र की खोखली सच्चाई को उजागर करने में ये नाम अत्यंत सफल है, जहां जनहित के नाम पर केवल सत्ता का खेल चलता है, जनता के नाम पर सत्ता का उत्सव मनाया जाता है। 5. शीर्षक की व्यापकता यह दर्शाती है कि ये किसी एक घटना तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था और उसके चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये केवल एक घटना नहीं, पूरे तंत्र की सच्चाई है। 6. व्यंग्यात्मकता और कटाक्ष का प्रभाव इस नाम में स्पष्ट है, जो राजनीति की नैतिक गिरावट को तीखे रूप में प्रस्तुत करता है। ये भोज नैतिकता के पतन का उत्सव बन गया है। 7. समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाता हुआ ये शीर्षक आज की राजनीति पर भी समान रूप से लागू होता है। समय बदलता है, पर सत्ता का ये खेल बना रहता है। 8. वैकल्पिक नाम के रूप में सत्ता का खेल या जनता का शिकार जैसे शीर्षक सुझाए जा सकते हैं, जो उपन्यास की विषय वस्तु को व्यक्त करते हैं, किंतु महाभोज जितनी व्यापकता और प्रतीकात्मक गहराई उनमें नहीं है। वास्तविक अर्थों में महाभोज ही सबसे सटीक और प्रभावशाली नाम है। इस प्रकार महाभोज शीर्षक अपनी प्रतीकात्मकता, व्यंग्य और व्यापक अर्थवत्ता के कारण पूर्णतः उपयुक्त है
और अन्य नाम इसकी प्रभावशीलता को पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। प्रश्न 25। महाभोज उपन्यास के शिल्प पक्ष पर नाती दीर्घ निबंध लिखें। उत्तर। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का शिल्प पक्ष अत्यंत सशक्त, सघन और प्रभाव उत्पादक है, जो इसकी विषय वस्तु को गहराई और तीव्रता प्रदान करता है। इसमें कथानक, भाषा, पात्र निर्माण, संवाद और प्रतीकात्मकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। एक, कथानक की सघनता और गतिशीलता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जहां घटनाएं क्रमशः इस प्रकार विकसित होती हैं कि पाठक निरंतर जुड़ा रहता है। घटनाएं एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हैं कि कहानी में कसाव बना रहता है। दो, यथार्थवादी शिल्प का प्रयोग ये दर्शाता है कि उपन्यास में सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को बिना किसी आडंबर के सीधे और तीखे रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी में जीवन का नग्न यथार्थ सामने आता है। तीन, पात्र चित्रण की सजीवता और प्रतिनिधित्व ये स्पष्ट करती है कि प्रत्येक पात्र अपने वर्ग और परिस्थिति का सच्चा प्रतिनिधि है। हर पात्र अपने समय और समाज की सच्चाई को व्यक्त करता है। चार, संवाद शैली की प्रभावशीलता को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि संवाद न केवल कथानक को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि पात्रों के चरित्र और मानसिकता को भी उजागर करते हैं। संवादों में ही कहानी की धड़कन बसती है। 5, भाषा की सरलता और प्रखरता का समन्वय किया गया है, जहां भाषा सहज होते हुए भी तीखी और व्यंजक है। सरल शब्दों में गहरी चोट करने वाली अभिव्यक्ति दिखाई देती है। 6, प्रतीकात्मकता और व्यंग्य का सशक्त प्रयोग ये दर्शाता है कि महाभोज केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। प्रतीकों के माध्यम से गहरे अर्थ व्यक्त किए गए हैं। 7, संरचना की सुदृढ़ अथाओं और कसाव ये दिखाता है कि उपन्यास में अनावश्यक विस्तार नहीं है, बल्कि प्रत्येक घटना और प्रसंग उद्देश्यपूर्ण है। हर अंश कहना को आगे बढ़ाने में सहायक है। 8, बहुस्तरीयता और दृष्टिकोण की विविधता को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि कथा केवल एक स्तर पर नहीं, बल्कि कई सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर एक साथ चलती है। एक ही कथा में कई सच्चाइयां समानांतर रूप से चलती हैं। इस प्रकार महाभोज का शिल्प पक्ष अपनी सघनता, यथार्थवादी प्रस्तुति, प्रभावी संवाद और प्रतीकात्मकता के कारण अत्यंत सुदृढ़ और प्रभावशाली है, जो इसे एक उत्कृष्ट राजनीतिक उपन्यास बनाता है। प्रश्न 26। उपन्यास के तत्वों की दृष्टि से महाभोज पर विचार करें। उत्तर। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की एक सशक्त सामाजिक राजनीतिक कृति है, जिसे उपन्यास के प्रमुख तत्वों कथानक, पात्र, भाषा, संवाद, उद्देश्य और परिवेश की दृष्टि से अत्यंत सफल माना जाता है। 1, कथानक की सघनता और यथार्थता ये स्पष्ट करती है कि कहानी एक राजनीतिक घटना के इर्द गिर्द विकसित होती है, जो क्रमशः व्यापक सामाजिक यथार्थ का रूप ले लेती है। घटना छोटी होती है, पर उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। 2, पात्र चित्रण की सजीवता और प्रतिनिधित्व ये दर्शाता है कि उपन्यास के पात्र विभिन्न वर्गों, राजनीतिज्ञ, अधिकारी और आम जनता का यथार्थ प्रतिनिधित्व करते हैं। हर पात्र अपने वर्ग की सच्चाई को सामने लाता है। 3, संवाद शैली की प्रभावशीलता को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि संवाद कथा को आगे बढ़ाने के साथ साथ पात्रों की मानसिकता और सत्ता के चरित्र को उजागर करते हैं। संवादों में ही सत्ता की असली भाषा सुनाई देती है। 4, भाषा की सरलता और तीक्ष्णता का समन्वय ये दिखाता है कि भाषा सहज होते हुए भी प्रहारक है, जो पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। सरल शब्दों में गहरी चोट की गई है। 5, उद्देश्य की स्पष्टता और सामाजिक सरोकार ये दर्शाते हैं कि उपन्यास का मुख्य लक्ष्य राजनीति की विडंबना और आम आदमी के शोषण को उजागर करना है। ये कहानी केवल मनोरंजन नहीं, एक सच्चाई का उद्घाटन है। 6, परिवेश का यथार्थ चित्रण ये स्पष्ट करता है कि ग्रामीण और राजनीतिक वातावरण को अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। परिवेश कहानी को वास्तविकता से जोड़ता है। 7, संरचना और शिल्प की सुदृढ़ता यह दर्शाती है कि उपन्यास में अनावश्यक विस्तार नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्रसंग कथा को आगे बढ़ाने में सहायक है। हर घटना का एक स्पष्ट उद्देश्य है। 8, प्रतीकात्मकता और व्यंग्य का समावेश ये स्पष्ट करता है कि महाभोज केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का प्रतीक है। ये सत्ता का ऐसा झोज है जिसमें जनता ही परोसी जाती है। इस प्रकार महाभोज उपन्यास उपन्यास के सभी तत्वों की दृष्टि से एक सशक्त, सुसंगठित और प्रभावशाली कृति है, जो सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को गहराई से अभिव्यक्त करती है। प्रश्न 27। क्या आपको लगता है कि महाभोज उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने लेखन काल में था? उत्तर। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की एक सशक्त सामाजिक कृति है, जो अपने समय में जितनी प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही अर्थपूर्ण और सामयिक बनी हुई है। इसका कारण ये है कि इसमें चित्रित समस्याएं आज भी समाज और राजनीति में विद्यमान हैं। 1, राजनीति के स्वार्थपूर्ण चरित्र की निरंतरता को स्पष्ट किया गया है, जहां सत्ता प्राप्ति के लिए नैतिक मूल्यों की अनदेखी आज भी दिखाई देती है। राजनीति में सिद्धांतों से अधिक स्वार्थ का महत्व बना हुआ है। 2, आम आदमी के शोषण और असहायता की स्थिति आज भी यथावत बनी हुई है, जहां कमजोर वर्ग सत्ता के खेल का शिकार बनता है। जिसकी आवाज कमजोर होती है, वही सबसे अधिक पीड़ित होता है। 3,
लोकतंत्र की विडंबना और खोखलापन आज भी दिखाई देता है, जहां जनता के नाम पर केवल सत्ता की राजनीति की जाती है। जनता के नाम पर सत्ता का खेल आज भी जारी है। 4. प्रशासनिक भ्रष्टाचार और व्यवस्था की पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति आज भी समाज में मौजूद है, जिससे न्याय की निष्पक्षता प्रभावित होती है। न्याय आज भी अक्सर ताकत के आगे झुकता है। 5. मीडिया और सूचना तंत्र की भूमिका आज के संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जहां सच्चाई को प्रभावित करने की क्षमता बढ़ गई है। जो दिखाया जाता है वही सच मान लिया जाता है। 6. मानवीय संवेदनाओं के ह्रास की समस्या आज भी बनी हुई है, जहां व्यक्ति की पीड़ा राजनीति के बीच दब जाती है। दर्द आज भी कई बार साधन बनकर रह जाता है। 7. सामाजिक असमानता और वर्गीय विषमता आज भी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि कई रूपों में और जटिल हो गई है। असमानता का स्वरूप बदलता है, पर समाप्त नहीं होता। 8. उपन्यास की व्यापकता और प्रतीकात्मकता इसे कालातीत बनाती है, क्योंकि ये केवल अपने समय की नहीं, हर युग की राजनीति और समाज की सच्चाई को व्यक्त करता है। ये केवल एक समय की कहानी नहीं, हर समय की सच्चाई है। इस प्रकार महाभोज उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने लेखन काल में था, क्योंकि इसकी विषय वस्तु और संवेदना आज के समाज में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्रश्न 28. महाभोज उपन्यास में मिस्टर सक्सेना के चरित्र पर विचार करें। उत्तर. महाभोज उपन्यास में मन्नू भंडारी ने मिस्टर सक्सेना के चरित्र के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र की जटिलता, नैतिक द्वंद्व और व्यवस्था की सीमाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। उनका चरित्र न तो पूर्णतः नकारात्मक है और न ही आदर्शवादी, बल्कि यथार्थ के बीच झूलता हुआ एक संवेदनशील अधिकारी का रूप सामने आता है। 1. प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका ये दिखाती है कि वे व्यवस्था का हिस्सा होते हुए भी सच्चाई को समझने और न्याय की ओर झुकने का प्रयास करते हैं। वो जानते हैं कि सच क्या है, पर उसे पूरी तरह लागू कर पाना आसान नहीं। 2. नैतिक द्वंद्व और आंतरिक संघर्ष का गहरा चित्रण किया गया है, जहां वे अपने कर्तव्य और व्यवस्था के दबाव के बीच उलझे रहते हैं। मन एक ओर खींचता है, पर परिस्थिति दूसरी ओर। 3. व्यवस्था की सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका चरित्र ये स्पष्ट करता है कि एक ईमानदार व्यक्ति भी तंत्र के भीतर पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। व्यवस्था के भीतर रहकर सब कुछ अपनी इच्छा से नहीं किया जा सकता। 4. संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टि का परिचय ये दर्शाता है कि वे आम आदमी की पीड़ा को समझते हैं और उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। उन्हें पता है कि पीड़ा कहाँ है, पर उसे मिटाने की शक्ति सीमित है। 5. सत्ता और दबाव के बीच संतुलन बनाने का प्रयास ये दिखाता है कि वे अपने पद और नैतिकता के बीच संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। हर निर्णय में दबाव और जिम्मेदारी दोनों साथ चलते हैं। 6. यथार्थवादी चरित्र निर्माण का उदाहरण ये स्पष्ट करता है कि वे आदर्श न होकर एक सामान्य मनुष्य की तरह कमजोरियों और सीमाओं से घिरे हैं। वो भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है जिसे बदलना चाहते हैं। 7. प्रतीकात्मक महत्व ये दर्शाता है कि मिस्टर सक्सेना केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें एक पूरे तंत्र की झलक दिखाई देती है। 8. समकालीन प्रासंगिकता ये स्पष्ट करती है कि आज भी कई अधिकारी इसी प्रकार के द्वंद्व और दबाव का सामना करते हैं। समय बदलता है, पर प्रशासनिक चुनौतियां वैसी ही रहती हैं। इस प्रकार मिस्टर सक्सेना का चरित्र महाभोज में एक संवेदनशील, द्वंद्वग्रस्त और यथार्थवादी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उभरता है, जो व्यवस्था की जटिलताओं और सीमाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। प्रश्न 29. महाभोज उपन्यास में दा साहब के चरित्र पर विचार करें। उत्तर. महाभोज उपन्यास में मन्नू भंडारी ने दा साहब के चरित्र के माध्यम से सत्ता, राजनीति और स्वार्थपरता का सजीव तथा तीखा चित्रण किया है। दा साहब एक ऐसे राजनेता के रूप में सामने आते हैं जिनके लिए नैतिकता से अधिक सत्ता और लाभ का महत्व है। एक सत्ता लोलुप राजनेता के रूप में उनका चरित्र ये स्पष्ट करता है कि उनके लिए राजनीति केवल अधिकार और नियंत्रण प्राप्त करने का साधन है। उनकी नज़र केवल सत्ता पर टिकी रहती है, साधनों की परवाह नहीं। 2. स्वार्थ और ट्रा का प्रभावी चित्रण किया गया है, जहां वे परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार और व्यवहार बदल लेते हैं। वे वही करते हैं जिससे उनका लाभ सुनिश्चित हो। 3. आम आदमी के शोषण के प्रति उनकी संवेदनहीनता को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, जिसमें जनता केवल उनके लिए एक साधन बनकर रह जाती है। जनता उनके लिए केवल एक संख्या है, इंसान नहीं। 4. राजनीतिक षड्यंत्र और चालाकी का सजीव चित्रण ये दर्शाता है कि वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजनीति उनके लिए एक ऐसा खेल है जिसमें हर चाल जायज़ है। 5. प्रशासन और सत्ता के गठजोड़ का प्रतिनिधित्व उनका चरित्र करता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे व्यवस्था को अपने हित में मोड़ लेते हैं। व्यवस्था उनके इशारों पर चलती हुई दिखाई देती है। 6. नैतिक पतन और मूल्यहीनता का प्रतीक उनका चरित्र इस रूप में उभरता है कि राजनीति में आदर्शों की जगह स्वार्थ ने ले ली है। उनके लिए नैतिकता केवल दिखावे की चीज है। 7. यथार्थवादी और प्रतिनिधि चरित्र के रूप में वे पूरे राजनीतिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सत्ता के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। उनमें एक पूरे वर्ग की प्रवृत्ति झलकती है। 8.
समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाते हुए ये स्पष्ट होता है कि आज भी राजनीति में ऐसे चरित्र देखने को मिलते हैं। समय बदलता है पर सत्ता की प्रवृत्ति वैसी ही बनी रहती है। इस प्रकार दास साहब का चरित्र महाभोज में सत्ता लोलुपता, स्वार्थ और राजनीतिक विडंबना का सशक्त प्रतीक बनकर उभरता है, जो उपन्यास के केंद्रीय संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। प्रश्न 30, दिव्या की संवेदना पर विचार करें। इसके माध्यम से यशपाल ने किन किन सामाजिक समस्याओं को उठाया है, चर्चा करें। उत्तर, दिव्या उपन्यास यशपाल की एक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें प्राचीन पृष्ठभूमि के माध्यम से सामाजिक यथार्थ, स्त्री जीवन की पीड़ा और वर्गीय विषमता की गहरी संवेदना को प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास का केंद्रीय भाव मानव जीवन की स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक बंधनों के विरुद्ध संघर्ष को उजागर करना है। एक, स्त्री जीवन की पीड़ा और स्वतंत्रता की आकांक्षा की संवेदना को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि दिव्या का चरित्र सामाजिक बंधनों और पुरुष प्रधान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करता दिखाई देता है। वो केवल बंधनों में जीने के लिए नहीं, स्वतंत्रता के लिए जन्मी है। 2, दास प्रथा और सामाजिक असमानता की समस्या को यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है, जहां मनुष्य को वस्तु की तरह खरीदा बेचा जाता है। मनुष्य का मूल्य उसकी मानवता से नहीं, उसकी उपयोगिता से आंका जाता है। 3, वर्ग भेद और शोषण की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है, जिसमें उच्च और निम्न वर्ग के बीच गहरी खाई दिखाई देती है। समाज में ऊंच नीच की दीवारें मनुष्य को बांट देती हैं। 4, स्त्री के वस्तुकरण और शोषण की समस्या को गहराई से उजागर किया गया है, जहां स्त्री को स्वतंत्र व्यक्तित्व न मानकर भोग की वस्तु समझा जाता है। उसकी पहचान उसके अस्तित्व से नहीं, उसके